जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की बुक जो कि हमारा राजस्थान के नाम से जानी जाती है। इससे पहले हम कक्षा 10 की बुक पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम कक्षा 9 की बुक पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 की बुक में कक्षा 8 की बुक में भी हम बहुत से चैप्टर कवर कर चुके हैं। बेसिकली आज अपन चूंकि दो चैप्टर साथ में पढ़ रहे थे तो आज अपन कुछ नवा और 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। नवा 10वां चैप्टर पंचायत से जुड़ा और कुछ संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है ना। इससे पहले भी अपन कुछ दो की शिफ्ट में चैप्टर देख चुके हैं। अब कौन कौन सा चैप्टर हमने दो की शिफ्ट में कवर कर लिया। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर पर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 18 शताब्दी की क्रांति और थोड़ा सा 18वीं शताब्दी का राजस्थान और सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड अपन इस तरीके से देखते हैं, क्रांति और कुछ 18वीं शताब्दी का राजस्थान। देन अपन थर्ड और फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं कुछ जनसंख्या के बारे में। इसके साथ थोड़ी सी जानकारी एकीकरण के बारे में भी लेते हैं, हल्की सी जानकारी लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते इसमें चूंकि अपन 9th में पढ़ चुके। उसके बाद अपन 5वां चैप्टर देख लेते हैं उद्योगों के बारे में, परिवहन के बारे में और पर्यटन के बारे में। उद्योगों का चैप्टर रहता है, इसके साथ थोड़ा सा चैप्टर जुड़ा हुआ है परिवहन पर्यटन। बेसिकली इसमें इन दो शिफ्ट में इन दो चैप्टर में एक चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसमें ज्यादा है। बाकी जो सेकंड चैप्टर है ना उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। तो कहां तक पहुंच गए थे अपन, क्रांति और राजस्थान बोल दिया था 18वीं शताब्दी का, देन जनसंख्या बता दिया था और जनसंख्या के साथ को रिलेट करता हुआ कुछ एकीकरण के बारे में बता दिया था। इसके बाद उद्योग और उद्योगों के साथ को रिलेट करता पर्यटन या परिवहन। उद्योगों के लिए पर्यटन परिवहन की जरूरत होती है। और नेक्स्ट थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कुछ चौथा पांचवा जो कि अपने विकास चौथा पांचवा क्या बेसिकली यहाँ वाले फोर्थ है, लेकिन बेसिकली ये है कौन सा कुछ 7वां और 8वां। 7वां और 8वां किससे जुड़ा हुआ है। 7वां 8वां चैप्टर अपने कुछ देखो थोड़ा सा है अपने। एक तो 7वां देखो 7वां और 8वां अपन देखते हैं उद्योग तो कवर कर चुके हैं अपन। उद्योग के बाद हल्की सी जानकारी लेते हैं अपन उद्योगों के बाद विकास योजना के बारे में। विकास योजनाएं और इसके साथ सरकार के द्वारा किए गए और भी जो प्रयास है, सुधारात्मक जो प्रयास उस बारे में देखते हैं। तो फटाफट एक बार मैं वापस से दोहरा देती हूँ। मे भी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा इधर उधर की बातें बता दी आपको। तो फटाफट से बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर चीजें ध्यान रखने की कोशिश करना, याद रखने की कोशिश करना। तो फर्स्टली अपन देखते हैं क्रांति और इसके साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर जो 18वीं शताब्दी का राजस्थान, ठीक है। उसके बाद अपन जनसंख्या के साथ जुड़ा हुआ एक और चैप्टर एकीकरण। देन थोड़ा सा उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ परिवहन और पर्यटन। नेक्स्ट अपन कुछ सुधार देखते हैं और एक सुधार के साथ साथ जैसे हमारे प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक सुधार की मेन तो विकास योजना है। मेन चैप्टर अपना विकास की योजना है, यानी कि जो विकास योजना है वो और इसके साथ कुछ प्रशासनिक सुधार। इस तरीके से अपन दो की शिफ्ट में कुछ 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं ना। कुछ लगभग 8 चैप्टर को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और आज अपन आ गए कुछ 9वें 10वें चैप्टर पर, जिसमें कि अपन देखने वाले हैं कुछ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। सेकेंडली थोड़ी जानकारी लेंगे अपन संस्कृति के बारे में। मेन इसमें पंचायती राज व्यवस्था है। संस्कृति वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ना एस्पेक्ट बहुत सारे, उनमें हल्की जानकारी सबके बारे में। तो इस तरीके से अपन इन 2 चैप्टर को देखने वाले हैं। तो फटाफट से हमेशा की तरह चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले जो भी मैंने चैप्टर के नाम आपको बताए हैं उन चैप्टर के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं। देन अपन आज के चैप्टर पर आते हैं और थोड़ा सा अपन नाम लेंगे कक्षा 10 की और कक्षा 9 की बुक के चैप्टर का। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम लेंगे, लेकिन चीजें साथ के साथ अपन रिकॉर्ड करते जाएंगे हमने कौन कौन सी चीजें पहले अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स और 7th 8th इन चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। 18वीं शताब्दी की क्रांति में क्या देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं। पर थोड़ा सा बना पीछे से शुरू करते हैं ताकि जो लास्ट पढ़ा ना उसको थोड़ा सा डिटेल से, बाकी चैप्टर को बहुत मायने रिवाइज करेंगे, लेकिन रिविजन जरूर करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, आगे भी कहती रहूंगी, जितना मौका मिले रिवाइज करा करो चीजों को। ज्यादा मन नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक बार पलटा के देख लो, लेकिन उसको रिवाइज करा करो। जब रिवाइज करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लगेगा हाँ यार चीजें व्यवस्थित तरीके से याद है। जब पूरे दिन आप अच्छे से याद करते हो और लास्ट में रिवीजन लेते हो कि हाँ मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से याद करा और ये मेरा रिवीजन का टर्न था और मैंने रिवीजन कर लिया। तो 2 शिफ्टों में कुछ अलग अलग काम अच्छे होते हैं ना, तब आपको पॉजिटिविटी फील होती है। एक ही काम करे जा रहे हो तब मजा नहीं आता है। कुछ 2-3 काम होते हैं आपके टास्क दिन के और उनमें से एक रिवीजन का होता है। देखो रिवीजन ये दिखाता है कि आप पहले भी अच्छा पढ़ रहे थे, अब भी अच्छा पढ़ रहे हो, और इसी तरीके से आपको जब मोटिवेशन मिलता है ना पहले और अब का, तो आगे भी आप अच्छा पढ़ते हो। तो हम रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। तो थोड़ा सा 18वीं शताब्दी की क्रांति के बारे में देखिए, क्या देखते हैं 18वीं शताब्दी की क्रांति। देखो हल्की से इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपन कुछ छावनियों के बारे में, यानी किन छावनियों में 18वीं शताब्दी की क्रांति देखी जाती है, इस तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं 18वीं शताब्दी की क्रांति के क्या कारण थे। चूंकि अपन पीछे शुरू करने वाले थे तो देखो पीछे से ही करते वापस है ना। तो क्या बता रही थी मैं बता रही थी आपको जस्ट प्रीवियस वाला चैप्टर। जस्ट प्रीवियस चैप्टर हमने किससे रिलेटेड देखा, हम देखते हैं कुछ जस्ट प्रीवियस हम देखा कुछ अपने सुधार से जुड़ा है ना, प्रशासनिक सुधार वाला। तो हम देखते हैं कुछ विकास की योजना और प्रशासनिक सुधार। देखो विकास योजना किस से जुड़ी हुई देखते हैं, किसानों से जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, साथ ही साथ अपन महिलाओं से जुड़ी हुई, साथ ही साथ गांव से जुड़ी हुई, इसके साथ कुछ अदर योजना हल्की सी योजनाएं देखते हैं। देखो कृषि की जो योजनाएं होती है, देखो इस चैप्टर को थोड़ा सा अपन डिटेल से करेंगे, इन दोनों चैप्टर को। बाकी चैप्टर को अपन बहुत कम करेंगे, इसको लगभग अपन 5 मिनट तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
तो इसमें अपन देख लेते हैं कृषि से जुड़े हुए कुछ दो कैटेगरी में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो ऐसी जो बहुत एवरेज है और एक ऐसी थोड़ा सा ब्रॉड लेवल की योजना है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि कुछ राष्ट्रीय मिशन की योजनाएं चलती है और थोड़ा हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन अपन देखो कलेवा के बारे में देखते हैं, जिसमें किसानों को खाने के लिए अच्छा खाना उपलब्ध हो सके इसके लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। देन थोड़ा सा जो राजीव गांधी बीमा है ना, ये जुड़ी हुई अपने कुछ किसानों के अलावा जो बाकी सारे मजदूर वगैरह हो जाते हैं, व्यापारी वगैरह हो जाते हैं, इनसे जुड़ी हुई इनको आर्थिक सहायता वगैरह उपलब्ध करा देती है। तो इसके साथ अपन कुछ किसान कृषि देख लेते हैं ना, इसमें जो उचित किस्म या फिर उचित मांग होती, उचित कीमत होती है, इनको फसलों की उचित कीमतें दी जाती है। कुछ कृषि किसान योजना करके एक योजना होती है, उसमें इनको उचित कीमतें वगैरह दी जाती है। ये थोड़ी सी मायने से थी, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि राष्ट्रीय के नाम से, कोई प्रधानमंत्री के नाम से चल रही है। तो एक तो प्रधानमंत्री बीमा हो जाती है जो फसलों के बीमे हो, प्रधानमंत्री कुछ सिंचाई हो जाती है जो फसलों की सिंचाई से जुड़ी। उसके बाद थोड़ा सा अपन राष्ट्रीय के नाम से चलने वाली एक राष्ट्रीय खाद्य, जो कि दालों की, देखो खाद्य तो दालों की और गेहूं की कुछ उचित कीमतें देने से जुड़ा, उत्तम किस्में प्रदान करने से जुड़ी हुई योजना मानी जाती है खाद्य की। इसके साथ अपन कुछ एक राष्ट्रीय कृषि करके एक योजना चलती है, जो कि बेसिकली ना जो कृषि से जुड़े अदर सेक्टर है उनके विकास से जुड़ी मानी जाती है। जैसे परिवहन हो गया, ये भी कृषि को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ावा देता है। तो इनकी वृद्धि दर, इनको थोड़ा सा बेहतर बनाना इससे जुड़ी मानी जाती है। और इसके साथ अपने बस ये इस तरीके की योजना होती है कृषि से जुड़ी है ना। उसके बाद कुछ अपनी युवाओं से जुड़ी योजना होती है। युवाओं से जुड़ी योजना बेसिकली देखो 4 योजना होती है, 2 तो भामाशाह से जुड़ी, एक अपने प्रधानमंत्री हो जाती है। इसके साथ कुछ हल्की सी योजना हो जाती है दीनदयाल वाली। जो भामाशाह है ना, एक भामाशाह रोजगार है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, चाहे महिलाएं होगी, बेरोजगार हो गए, युवा वगैरह हो गया, और भी कोई जो थोड़ा सा बैकग्राउंड इलाका है या इलाका क्या बैकग्राउंड कम्युनिटी है समाज में, उसको रोजगार देती है। और कुछ अपने भामाशाह योजना होती है। भामाशाह योजना वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरीके के लाभ हो जाती है जरूरतमंदों को। दीनदयाल जो होती है ना, वो कौशल से जुड़ी हुई, आपके कौशल का विकास करते हैं दीनदयाल कौशल विकास, युवाओं के कौशल का विकास। संबल, प्रधानमंत्री संबल, देखो प्रधानमंत्री संबल जो है ना, बेरोजगारी भत्ता वगैरह उपलब्ध, ये इतनी सी योजना होती है युवाओं से जुड़ी। देन थोड़ी सी स्वास्थ्य से जुड़ी, देखो स्वास्थ्य से बेसिकली तो बहुत सारी 3 योजनाएं हैं ऐसी जो कि स्पेशली अपनी माताओं से जुड़ी या फिर शिशुओं से जुड़ी, और बाकी जो 3 है ना वो कुछ अपने मुफ्त इलाज से जुड़ी। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि यहाँ देखो फ्री में देखो सबसे पहले आ जाता है जननी और शिशु। ये बेसिकली जननी शिशु सुरक्षा, तो उनकी मृत्यु दर को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, आशा सही होगी, उनके घर तक पोषण वगैरह पहुंचाएंगे। देन एक्सप्रेस लाने ले जाने का काम करेगी माताओं को। देन थोड़ा सा देखो इनकी फ्री में इलाज उपलब्ध करा सके ना, इससे जुड़ी हुई योजना है। वही निःशुल्क, अपन जानते हैं निःशुल्क दवाएं वगैरह दी जाती है। देन थोड़ा सा अब सस्ती देंगे, पहले निःशुल्क और सस्ते अपने राष्ट्रीय मिशन में देते हैं, इसके बाद फिर कैशलेस देंगे, तो ये अपने आयुष्मान। तो इस तरीके की योजना स्वास्थ्य बिल्कुल माइनर से योजना है, बिल्कुल आसान सी योजना है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि अपन बुक ही पढ़ रहे हैं तो इस बारे में इसी वजह से मैंने 2 चैप्टर को इंक्लूड करके पढ़ा है ना, एक सेशन में अपन 2 चैप्टर देते हैं। देन थोड़ा सा कुछ महिलाओं के बारे में होती है। महिलाओं में देखो बहुत इजी होती है, कुछ इजी गोइंग होती है, कुछ 4 तो हमारी बच्चों से जुड़ी है, कुछ 2 महिलाओं से जुड़ी। बच्चों से जुड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाता है, पढ़ाने के लिए कोई राष्ट्र भी चल रही है, थोड़ा सा इनके विवाह के लिए सांसद चल रही है, ये बाल विवाह ना कराए। देन थोड़ा सा गरिमा इसलिए कि जो संगठन इनके लिए काम करे उनको सम्मानित कर सके। देन थोड़ा सा अपन देख रहे थे महिलाओं से जुड़े तो कुछ आईएम फंड वगैरह हो जाती है। और सेकंड अपने कुछ स्वावलंबन, आईएम फंड जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं उनको मदद करती है। और स्वावलंबन जो भी जिस भी कैटेगरी की महिलाएं, चाहे विधवा हो गई, चाहे ग्रामीण वगैरह हो गई, एकल महिला वगैरह हो जाती है, जो सब प्रकार की महिलाएं ना जो ज्यादा अपने जीवन स्तर को सुधार नहीं पा रही है और अपने बलबूते अपने जीवन स्तर अच्छा नहीं कर पा रही, तो उसको सरकार सुविधा मुहैया कराती है ताकि वो अपना जीवन स्तर सुधार पाए स्वावलंबन। इस तरीके से महिलाओं से जुड़ी देख लेते हैं। थोड़ा सा गाँव से जुड़ी योजना आती है। गांव की योजना अपन जानते हैं, वही स्वच्छ भारत मिशन वगैरह, मनरेगा वगैरह, सड़कों से जुड़ा हुआ आवास वगैरह, इस तरह की योजना। 2 थोड़ी सी स्पेशल, एक आदर्श गांव योजना होती है जिसमें गांव में सारी सुविधा मुहैया हो, लोकतांत्रिक एक प्रजामंडल की स्थापना हो, यानी पंचायत अच्छी तरीके से काम करे, इसके लिए ये योजना चलती है आदर्श गांव। इसके साथ थोड़ी सी देखो ये ना लास्ट चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ मैं आपकी, लास्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो यहाँ अपन कुछ गांव से जुड़े देख लेते हैं। और सोशल एरिया जो सोशल एरिया है जैसे मगरा, डांग, सीमांत है, मेवात है, इनको डेवलप करने के लिए योजना चलाई गई। बाकी तो अपन जानते ही। और कुछ गौरव पथ हो जाती है जो गांव की सड़कों और हाईवे से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तो जो अपने गांव की सड़कों को गांव से जोड़ने का काम करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। आवास वही अपने पक्के आवास वगैरह उपलब्ध करवाए जाते हैं। देन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वही अपने स्वच्छ भारत मिशन और अटल भूजल जो आपको पेयजल उपलब्ध करवाएगी। इसके साथ अपन ये कुछ
अलग अलग कम्युनिटी की योजना, इसके साथ कुछ अदर योजनाएं देख लेते हैं, वही बेसिक योजनाएं जो कि यहाँ डिस्क्राइब नहीं करी। और मेनली अपन देखते हैं, लास्ट में अपन मेनली देखते हैं एजेंडा 2015 संयुक्त राष्ट्र के देशों के द्वारा बनाए गए कुछ 17 एम रखेंगे 2030 तक इन एम को अचीव करना है। बेसिक सेम होते हैं। मेन इनका एम है गरीबी को हर तरीके की गरीबी को जड़ से उखाड़ देना, ये मेन एम होता है। इसके साथ कौन सा देखा, ये चैप्टर फिनिश हो गया हमारा योजनाओं वाला बहुत ही माइनर सा चैप्टर था, बहुत ही हल्की सी जानकारी थी, कोई खास विशेष जानकारी इसमें थी नहीं। और नेक्स्ट ले अपन देख लेते हैं, ये हमने कुछ योजना वाला देखा, इसके साथ कुछ प्रशासनिक सुधार, है ना, बहुत ज्यादा समझ नहीं है, अपन फटाफट से फिनिश करने वाले बस। इसके साथ अपन देखते हैं कुछ प्रशासनिक सुधार के सरकार और भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। सरकार अलग अलग एरियाज में प्रशासनिक सुधार करती है, यानी भूमि सुधार वगैरह कर रही है। महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है, अस्पृश्यता कुछ छुआछूत के लिए कर रही है, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कुछ कानून वगैरह बनाएगी। शिक्षा के लिए कुछ कानून है, कुछ कानून सूचना के अधिकार को लेकर है, कुछ मतदान के लिए अच्छा करिए, कुछ साइबर क्राइम को रोकने के लिए अच्छा करे। तो क्या क्या बेसिक्स है भूमि के लिए अच्छा। अपन विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन था जो 18 अप्रैल 1951 के दरमियान उन्होंने शुरू करता, इस बारे में हल्की जानकारी लेते। और महिलाओं के लिए अपन बहुत सारी हल्की हल्की चीजें देखते हैं। मेनली इसमें किशोरी व्यवस्था, कुछ किशोरी योजना वगैरह था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था मेनली, और कुछ महिला आयोग की स्थापना, बाकी स्वयं सहायता समूह है, और कुछ घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम एक्ट 2005 है, हल्की हल्की सी जानकारी। और हाँ, अपन जो भूमि सुधार देखा ना, भूमि सुधार में न सिर्फ अपन आंदोलन पढ़ते हैं, इसके साथ राजस्व मंडल की स्थापना सरकार ने करी, 55-56 में 2 अधिनियम लेकर आए, काश्तकारी और राजस्व भूमंडल अधिनियम, इस बारे में पढ़ते हैं। और अस्पृश्यता वाले सेक्टर में अपन थोड़ा सा देखते हैं, अनुच्छेद 17 वगैरह आ जाता है, कुछ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 55 आ जाता है, कुछ सामाजिक और सहकारिता विभाग के बारे में देख लेते हैं। ST/SC के लिए जो चलाया गया अधिनियम, कुछ 89 का अधिनियम है, जो इनके खिलाफ, इनकी जो अगर जमीन कोई हड़प लेता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह करी जाएगी, इससे जुड़ा, यानी कि इनके अत्याचारों का निषेध अधिनियम कुछ अपने 1989 के दरमियान होता है, उस बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ प्रयास थे अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, ठीक है। महिलाओं के बारे में देखा, जमीन मतलब की भूमि के बारे में देखा, जमीन के बारे में, अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में देखा। इसके साथ अपन कुछ हल्की हल्की जानकारी, सूचना का अधिकार राजस्थान में मेनली आया था 2005 में, 2000 में आ गया था, 2005 में भारत में आता है। कहाँ आता है, राजसमंद, भीम और देवडूंगरी, ये बेसिकली इस तहसील, गांव और जिला, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं हल्की सी जानकारी, कुछ पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक अपने निःशुल्क RT 2010 में आता है, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो जाता है। बाल विकास समझौता, ये समझौता होता है कुछ 1989 के दरमियान, कुछ 20 नवंबर 89 के दरमियान बाल विकास समझौता हुआ। भारत ने भी इसमें शिरकत करी, 3 सालों के बाद लगभग 92 में भारत इस पर हस्ताक्षर वगैरह करता है। इस तरीके का पहला समझौता था। हल्की सी जानकारी इस तरीके से देखते हैं अपन। और कुछ मतदान के लिए अच्छे काम हो रहे हैं। मतदान के लिए एक स्वीप का जिक्र करते हैं, यानी कि सुव्यवस्थित वोटर्स एजुकेशन और कुछ निर्वाचित सहभागिता, है ना। इसके साथ साइबर क्राइम के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा अपन देखते हैं साइबर कुछ अपने मलवेयर के बारे में देख लेते, मतलब थोड़ा सा इसमें जो परेशानियां आती है ना उनके बारे में देखते हैं। सरकार क्या करी, तो कुछ नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की स्थापना सरकार ने की थी। तो इस तरीके से बहुत ही आसान से कुछ चैप्टर थे जो हमने जस्ट पहले वाले सेशन में देखे। इसके अलावा अपन क्या देखते हैं, तो देखो इसके अलावा बस नाम लिखिए ना, बस हल्का हल्का सा नाम लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इससे जस्ट पहले हमने उद्योगों के बारे में देखा। हमने उद्योगों के साथ परिवहन पैटर्न, देखो उद्योगों में ज्यादा कुछ नहीं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बेसिकली लघु उद्योग 2 देखे। एक तो हमने कुछ हथकरघा उद्योग देखे, हथकरघा, देन थोड़ा सा कृषि उद्योग, कृषि के बारे में देख लेते हैं हल्की हल्की जानकारी। कुछ 4 तरीके के कृषि उद्योग देखे हमने। हथकरघा में सिर्फ और सिर्फ खादी के बारे में देखते हैं। देन थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कुटीर उद्योग में। देखो बेसिकली इसमें 3 उद्योग मेनली देखते हैं। खनिज उद्योग देख लेते हैं, सूती वस्त्र उद्योग देख लेते हैं, 4 शक्कर और सीमेंट। इस तरीके से ये 4 हैं, थोड़े से बड़े, बाकी छोटे छोटे से उद्योग देखते हैं, कुछ 3 एक उद्योग, है ना, जैसे कि नमक वगैरह हो जाता है, वनस्पति तेल वगैरह हो जाता है, इसके साथ कांच का उद्योग वगैरह हो जाता है। कुछ अदर जानकारी बचती है तो उसको अपन कवर कर लेते हैं। कुछ सामान्य जानकारी करके कुछ इक्का दुक्का पॉइंट कहीं इधर उधर दिख रहे हैं ना, तो उनको अपन कवर कर लेते हैं। देन नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ अपना, देखो अब अपन, हाँ, तो अपन देख रहे थे कुछ जनसंख्या के बारे में देखते हैं। कुछ एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या क्या देखते हैं, वही जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं, जनसंख्या वितरण वगैरह देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व वगैरह देख लेते हैं, इसके साथ लिंगानुपात वगैरह देख लेते हैं। इसके साथ अपन थोड़ा सा साक्षरता और नगरीय जनसंख्या वगैरह और आदिवासी नगरीय मतलब कि नगरीय प्रतिशत कितना है, तो कुछ 25% कुछ नगरों में कितनी % जनसंख्या, कुछ अपन देखते हैं। ग्रामीण और नगरीय करके एक टॉपिक आता है जिसमें अपन देखते हैं कि डूंगरपुर में
नगरीय जनसंख्या, हाँ नगरीय जनसंख्या के बारे में देखते हैं अपन। देन थोड़ा सा अपन आदिवासी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। बस इस तरीके से हम जनसंख्या कवर करा। जनसंख्या के साथ एकीकरण को पढ़ते हैं। एकीकरण नहीं पढ़ते इसीलिए क्योंकि एकीकरण 9th में पढ़ चुके अच्छे से। वो बातें जो वहां छूट गई थी उनको कवर करते हैं। तो क्या आती है वो, कुछ अपने 19 ठिकाने वगैरह आते हैं, और सबसे पहले कौन कौन प्रयास कर रहे थे एकीकरण के लिए, और इससे पहले कुछ कुछ देखो सनों से कुछ फैक्ट आते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले किसने शुरुआत करी, कब एक ज्ञापन दिया गया, है ना, कि जल्दी 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 आप एकीकरण कर लो। इस तरीके से हल्की हल्की से जानकारी अपन देखते हैं एकीकरण में। देन अपन फर्स्ट आ जाता है 18वीं शताब्दी क्रांति और 18वीं शताब्दी का राजस्थान क्रांति में छावनी, किन किन छावनी के द्वारा क्रांति कब करी है 18वीं शताब्दी, और थोड़ा सा कब क्रांति करी है, उनके बेसिक से कारण क्या है ये देखते हैं। देन थोड़ा सा अपन 18वीं शताब्दी के राजस्थान, वही मराठों के बारे में इक्का दुक्का जानकारी लेते हैं। 11 में कहा है, 28 में कहा है, 26 में कहा है ना राजस्थान में। थोड़ा सा देख लेते हैं कि यही मराठे उनको किस राधाबाई को भेजते हैं राजस्थान में। थोड़ा सा उत्तराधिकारी संघर्ष जो अपने उदयपुर का है, और थोड़ा सा अपने लास्ट में संधियां वगैरह, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसने अंग्रेजों सबसे पहले संधि कर ली थी। तो ये हमारे थे 4 चैप्टर जिसके बारे में हमें जानकारी मिली। इस तरीके से अपन कुछ 4 चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। देन आज अपन देखने वाले हैं कुछ 9वां और 10वां चैप्टर। 9वां 10वां चैप्टर जो कि पंचायत से जुड़ा हो और जो कि हमारा कुछ संस्कृति से जुड़ा हो। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि 9th और 10th की बुक का भी नाम जरूर लेंगे, पर बुक के चैप्टर का नाम जरूर लेंगे। एक बार थोड़ा सा चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से चैप्टर कक्षा 9 में। तो अब चूंकि अपन कक्षा 8 की बुक अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, यानी बेसिक से जानकारी तो मैंने आपको बता दी है, और 1 by 1 सेशन भी अपने अच्छे से ले लिए। अब अपन थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक करेंगे। तो सुनो फटाफट से कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक के सिर्फ लेसन के नाम। तो देखो कक्षा 9 में अपन कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कुछ फर्स्टली अपन देखते हैं कक्षा 9 में एक तो देखते हैं अपन कुछ 18 शताब्दी की क्रांति के बारे में और क्रांतिकारियों के बारे में। उसके बाद आदिवासी आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। उसके बाद कुछ प्रजामंडल के बारे में, और कुछ अपन ना देखो प्रजामंडल भी देखते हैं, एकीकरण भी देखते हैं, और प्रजामंडल एकीकरण देखते हैं। हाँ, और लास्ट चैप्टर 7वां चैप्टर जो कि शोली परंपरा के नाम से, जो कुछ खास ज्यादा चैप्टर नहीं, कुछ खास नहीं है ज्यादा। तो इस तरीके से कुछ 7 चैप्टर पढ़ते हैं। कौन कौन से, क्रांति, क्रांतिकारी, आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन, और प्रजामंडल एकीकरण, और लास्ट में अपन शोली परंपरा के बारे में देख लेते हैं। कक्षा 10th में कौन कौन से चैप्टर देखे। कक्षा 10 में अपन चैप्टर देखते हैं फर्स्ट अपन चैप्टर देखते हैं कुछ अपने राज्य रजवाड़ के बारे में, यानी राजस्थान की पूरी इतिहास, राजस्थान का इतिहास पूरा देख लेते हैं। इतिहास के साथ अपन दूसरा चैप्टर देख लेते हैं कुछ संत वगैरह हो गए, लोक देवता वगैरह, इसके बारे में देख लेते हैं। तीसरा चैप्टर अपन देख लेते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के बारे में। उसके बाद 4th चैप्टर देखते हैं मेले त्योहार बाद में, वस्त्र आभूषण आपने पहले खरीदे। यहाँ अपन कुछ 18 शताब्दी की क्रांति, हाँ कुछ राजा रजवाड़े यानी राजस्थान का इतिहास, और कुछ लोक देवता वगैरह, थोड़ा सा मतलब ओल्ड चीजें देखते, थोड़ा सा ना समय काल में पीछे की तरफ जाएंगे तो ये दोनों चैप्टर देखने को मिलेंगे अपने को, हैपेंड हुए होंगे। देन थोड़ा सा 5वां चैप्टर चित्रकला के बारे में देख लेते हैं, और लोक कलाओं के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की जो चित्रकला है, जो लोक कला है। इस तरीके से 5 चैप्टर हमने कक्षा 10 की बुक में देखे। 5 चैप्टर कौन से कक्षा 10 की बुक में से बेसिकली 11 चैप्टर है, लेकिन बाकी बचे हुए 5 को लास्ट चैप्टर अपना व्यक्तित्व से जुड़ा, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। इसके साथ नेक्स्ट 5 और कौन से देखते हैं। 6ठा चैप्टर राजस्थान की स्थापत्य कला से जुड़ा, किससे, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उनसे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं थोड़ा सा संगीत से जुड़ा हुआ है। और 8वां चैप्टर है ना नृत्यों से और नाट्यों से जुड़ा। 9वां और 10वां देखो, 10वां अपने कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल, और 9वां आ जाता है अपने राजस्थान का साहित्य, राजस्थानी साहित्य, बेसिकली राजस्थान का जो राजस्थानी साहित्य उस बारे में। तो कौन कौन से चैप्टर देखे अपन, तो 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां देखो फटाफट से देखे। 6ठा देखा हमने स्थापत्य से जुड़ी जानकारी। 7वां थोड़ा सा यूनिक है, इससे बिल्कुल अलग से लगता है, संगीत। देन 8वां 9वां और 10वां। 8वां चैप्टर अपना कुछ नृत्यों से और नाट्यों से। 9वां 10वां रिवर्स आए थे। 9वां है अपना कुछ पर्यटन से जुड़ा। 10वां चैप्टर है कुछ हल्की सी जानकारी आती है अपने 9वें चैप्टर में राजस्थानी भाषा के बारे में। देखो मैं बार बार रिकॉल क्यों करी, क्योंकि आपको चीजें याद हो। अगर आप यहाँ आए हो तो मेरा मीन्स यही है कि चीजें आपको अच्छे से याद हो, है ना। कोई भी अगर पढ़ाने आपको, मतलब आपको अगर कोई भी पढ़ाता है ना, तो उसका मोटिव यही रहता है कि जो भी उसको सुन रहा है, देख रहा है, बच्चों को अच्छे से याद हो। तभी तो मुझे और आपको सेटिस्फाइड फील होगा। अगर आप 1-आधा घंटा कहीं लगा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए ना। तो इस तरीके से हमने कुछ चैप्टर के नाम देखे। तो फटाफट से अब अपन शुरू करते हैं कुछ आज के सेशन को। देखो मे भी 10 से 15 मिनट हो गए होंगे, बहुत से बच्चे तो बीच में ही छोड़ के जा चुके होंगे। देखो रीजन आपको बोरियत भरा लगता है, लेकिन रीजन इज द मोस्ट। जो चीजें बोरिंग होती है वही लाइफ को आगे इंटरेस्टिंग बनाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टिंग चीजें आ रही वो बाद में आपकी जिंदगी को बोरियत से भर देगी, और जो भी बोरिंग लग रही है वो बाद में आपकी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बना देगी, है ना। तो इस तरीके से फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत ही लाइटली सेशन रहेगा, आसानी से चीजें आपको समझ आ जाएगी। चूंकि बच्चों की बुक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी वो स्पेसिफिक है, एकदम कंक्रीट है, तो उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो क्या देखने वाले इस अपन देखने वाले कुछ 9वां और 10वां चैप्टर। 9वां 10वां चैप्टर जो कि आज के टॉपिक में अपन 9वें और 10वें चैप्टर को देखने वाले।
9वां चैप्टर जो कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा, 10वां चैप्टर जो कल्चर से जुड़ा, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है ना, जुदा जुदा है। तो यहाँ अपन देखने वाले पंचायती राज व्यवस्था। तो फटाफट से शुरू करेंगे अपन। बेसिकली मैं बता दूं कि मुश्किल से अपन 25 मिनट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। तो दरमियान 20-25 मिनट के दरमियान इस चैप्टर को, इस सेशन को अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख लेंगे हल्की जानकारी, देन थोड़ा सा अपन जानकारी देख लेंगे। नेक्स्ट राजस्थान की संस्कृति के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है इसमें। तो अपन शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, तो देखो बताते हैं। पंचायती राज व्यवस्था व्यवस्था में अपन कुछ चारों चीजों को देखने वाले हैं। पंचायत के बारे में, समितियों के बारे में, जिला परिषद के बारे में, लोकसभाओं के बारे में, और इनके क्या कार्य हैं, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, और देन थोड़ा सा एक्ट का जिक्र है जो पंचायती राज एक्ट का, ग्राम न्यायालय एक्ट करके थोड़ा सा एक्ट का जिक्र है, ठीक है। इसके साथ अपन पंचायती राज में, ये तो पंचायती राज, ये तो ग्रामीण प्रशासन देखेंगे, और शहरी प्रशासन थोड़ा सा नगर पालिका के बारे में। तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे पर, कितनी, 2 कैटेगरी में। तो कुछ ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन के बारे में। देखो ग्रामीण प्रशासन में मैंने आपको बताई दिया, वो चारों चीजों के बारे में पढ़ने वाले था। तो यहाँ पर देखने वाले पंचायतों के बारे में, समितियों के बारे में, और जिला परिषदों के बारे में, और लास्ट अपन देखने वाले ग्राम सभा के बारे में। इन चारों के बारे में पढ़ने वाले, इनके काम भी देखेंगे, इनको कहाँ से पैसे मिलते हैं वो भी देखेंगे। और शहरी प्रशासन में वो अपन थोड़ा सा, इसमें तो अलग करने की कोई बात ही नहीं है, वो अपन नगर पालिका, सबसे पहले तो नगर निगम, फिर अपने परिषद, देन अपने पालिका। वैसे बेसिकली इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, इसमें कोई जानकारी नहीं, चाहूँ तो भी यही लिख सकती हूँ, बस इतनी जानकारी यहाँ पे, ठीक है। तो अपन मेनली इनके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में बिल्कुल लाइटली जानकारी, आसानी से समझ आ जाएगी। सुनते चलो, समझते चलो, मे भी हो सके तो रिटर्न भी करते चलो, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन क्या देखते हैं इसमें, एक साथ देख लेंगे। देखो इसमें क्या देखते हैं अपन, पंचायत के बारे में बेसिकली इन चारों चीजों के बारे में देखते क्या है, पंचायत, समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा तो अपने आप है नहीं। पंचायत इनमें बस इतना ही देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, मेनली बनी किससे, किन किन से जुड़कर बनी है, मतलब कौन कौन इसके सदस्य वगैरह है। वो अपने पंचायत वगैरह, यहाँ अपने सरपंच वगैरह हो जाएगा, या समिति में अपने प्रधान वगैरह हो जाएगा, और जिला परिषद में अपने कुछ जिला मुख्य, कुछ अपने जिला प्रमुख हो जाएगा, है ना। तो ये मेनली इनके सदस्य होते हैं। इनके नीचे काम करने के लिए सरकार किन किन प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है, ये हल्की जानकारी, और थोड़ा सा इनकी विशेषता के बारे में, इनमें क्या क्या कॉमन है, कॉमन से जानकारी अपन देखने वाले, कोई ज्यादा जानकारी नहीं, ठीक है। इस तरीके से हल्की जानकारी देख लेंगे, और इक्का दुक्का अगर कहीं थोड़ी सी इनसे कॉमन के अलावा जानकारी आती है तो उसको भी अपन कवर करेंगे, बस इस तरीके से देखने वाले हैं। और तो मैं फटाफट से शुरू करते हैं, पर एक साथ ही देख लेंगे अपन इन चारों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में देख लेंगे। फिर तो यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा पंचायत के बारे में। देखो पंचायत के बारे में क्या देखना है, हम लोग पंचायत के बारे में हल्की सी जानकारी देखते हैं कि सरपंच वगैरह हो जाते हैं और उप सरपंच वगैरह हो जाते हैं, और इनके नीचे काम करने के लिए कुछ अपने इससे मिलकर बनी थी। तो वो जानकारी सरल है, पर थोड़ा वो तो लिखना ही होगा। सरपंच है प्लस उप सरपंच है, उसके बाद इनके नीचे काम करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त करा जाता है ना। और बस इतनी जानकारी बताते हैं इसमें। और बेसिक जानकारी तो अपन जानती है कि इनकी सभा के बारे में, कि महीने में 2 बार तो सभाएं होनी चाहिए, 5 साल का कार्यकाल होता है। राजस्थान और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। एक जानकारी, सरपंच को थोड़ा सा नहीं है कि सरपंच को आप पहले भी हटा सकते हो अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू, है ना। और ये प्रथम लेवल की संस्था है, प्रथम स्तरीय संस्था, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे प्रथम स्तर की संस्था है। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पंचायत के बाद समिति के बारे में। देखो ज्यादा जानकारी ये नहीं है इनमें, तो क्या बताओ फिर में, है ही इतनी, है। तो यहाँ समिति के बारे में क्या आता है, समिति बेसिकली किसकी सब मिलकर बनी होती है, तो समिति मिलकर बनी होती है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो तो होते ही है, प्लस इसमें जो ग्राम पंचायत है ना, पंचायतों के सरपंच, जो सरपंच वगैरह है वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये इनके पदेन सदस्य होते हैं पंचायतों के सरपंच। और फिर बता देते हैं इसमें कुछ, ये कौन से किस नंबर की संस्था है, तो ये अपने इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, समिति पंचायतों को और परिषदों को जोड़ने का, तो जोड़ने का काम करती है पंचायत प्लस परिषद,
जिला परिषद हो, जिला परिषद को जोड़ने का काम करती है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इनके सदस्यों के बारे में बेसिकली। बस इतनी जानकारी थी। कोई अदर जानकारी है क्या? तो कोई अदर जानकारी है कि जो इनके सदस्य होते हैं बेसिकली 24 साल तो उनकी उम्र होनी चाहिए कम से कम। और कुछ और जानकारी, हाँ, इनके नीचे काम करने के लिए किसको लगाते हैं? ग्राम विकास अधिकारी को लगाते हैं। इसे थोड़ा सा अपन पहले देख लेते हैं। यहाँ लगाते हैं क्या बताया मैंने? निर्वाचित प्लस सरपंच, या सरपंच था ना आपने, हाँ। और ये कौन सी लेवल की संस्था है? तो ये अपने दोनों को जोड़ने वाली ग्रामीण अधिकारी नियुक्त करा जाता है। और यहाँ खंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी को नियुक्त करा जाता है। देन थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कौन से लेवल की संस्था है? तो ये दोनों को जोड़ती है, पंचायत प्लस परिषद को जोड़ने का काम करती है संस्था, है ना। और बस बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अपन देख लेते हैं जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद तो वो क्या जानकर देखते हैं? वो इनके सदस्य वगैरह, ये किस लेवल की संस्था है, सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य जो भी आपके राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, विधानसभा हो गई, इसके जो भी सदस्य होते हैं ना वो इसके सदस्य हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो वार्ड से चुने हुए व्यक्ति, वार्ड के जो प्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं ना वो इसके सदस्य होते हैं बेसिकली। और जो समिति होती है ना, समिति के जो प्रधान वगैरह है, मेन हेड वगैरह है, समिति के जो प्रधान वगैरह होते हैं, चूंकि इसके नीचे यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे जो मेन हेड होता है ना, ये जो सदस्य होता है ना, ये अपने में से किसी को प्रधान या उप प्रधान चुन लेते हैं। देखो ये जो सदस्य होते हैं ना, ये तो उप प्रधान को चुनते हैं। तो यहाँ देखो एक निर्वाचित सदस्य, पंच वगैरह, सरपंच वगैरह, और कौन होता है? तो प्रधान, मतलब व्यक्तियों में बता रही हूँ ना, व्यक्ति विशेष में कौन कौन व्यक्ति होते हैं? उप प्रधान। तो अपने में से इनको चुन लेता है। तो इनके नीचे ये जो प्रधान होते हैं ना, समिति के प्रधान, ये इनके पदेन सदस्य हो जाते हैं जिला परिषद में। तो कौन कौन हुए? राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, और इनके जो हेड है, सबसे हेड यहाँ यही होगा। तो इनके जो हेड है वो यहाँ के पदेन सदस्य बन जाए, ठीक है। तो समिति के प्रधान वगैरह हो जाते हैं। और इसके बाद जो वार्ड वगैरह है, वहाँ के जो प्रतिनिधि चुनकर आए, वार्ड कौन से होते हैं बेसिकली? तो जिलों में क्या करते हैं, छोटी छोटी जो पंचायत होती है उनको मिलाकर के एक वार्ड बना देते हैं। वहां के लोगों के द्वारा एक जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, वो भी इसका सदस्य होता है। तो जो वार्ड के प्रतिनिधि हुए, वार्ड के प्रतिनिधि प्लस हमारी जो जिला है उसमें जो भी लोकसभा के, राज्यसभा, विधानसभा के जो भी सदस्य वो हो जाते हैं। इसके साथ एक पदेन सदस्य होते हैं। तो समिति के जो प्रधान होते हैं ना, वो सारे इसके पदेन सदस्य हो जाते हैं, पदेन सदस्य। तो ये तीन बेसिकली इसके सदस्य थे। ये सदस्य अपने में से किसी को जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख या फिर उप जिला प्रमुख चुन लेते हैं। इनके नीचे काम करने के लिए सरकार किसको नियुक्त करती है? जिला कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करी जाती है, ताकि वो इनके अंडर रहकर जो प्रशासनिक काम है वो कर सके, सारे कागजी काम वो कर सके। तो ये हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन लेते हैं पंचायत के बारे में, देन समिति के बारे में, देन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं जिला परिषद के बारे में। क्या देखते हैं बेसिकली? वो इनके सदस्य वगैरह देख लेते हैं, किस लेवल की संस्था है ये, सबसे शीर्ष संस्था है। बस इतनी ही जानकारी इसमें अपन देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हमने जानकारी ली समिति के बारे में। अब देख लेते हैं ग्राम सभा में। मैंने आपको कहा था ना, तो ग्राम सभा का जिक्र थोड़ा सा मैं यहाँ कर देती हूँ। कहाँ करें अपन? थोड़ा सा ग्राम सभा का जिक्र रफ नहीं करते हैं, चूंकि चलो रफ कर ही देते, चूंकि पढ़ तो चुके हैं अपन। हाँ, तो थोड़ा सा अपन ग्राम सभा इससे थोड़ी जुदा होती है। ग्राम सभा क्या होती है? हर ग्राम पंचायत, देखो बेसिकली ग्राम सभा क्या होती है? हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है। और ये ना ये थोड़ी सी अलग है। ये राजस्व, इसका जो एक क्षेत्र होता है ना, वो एक राजस्व गांव होता है। एक गांव नहीं, एक राजस्व गांव कहाँ तक हो सकता है? गांव से बाहर तक जा रहा हो सकता है गांव के कुछ इलाके तक ही सीमित रह रहा हो। तो एक राजस्व गांव होता है ना, वो इसका क्षेत्र होता है। और ये एक लोकतांत्रिक प्रजातंत्र का बेहतरतम उदाहरण मान जाती है, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र का। इसके सदस्य कौन होंगे? जो भी आपके पंचायत के सदस्य, क्योंकि ग्राम सभा हर एक पंचायत की एक ग्राम सभा होती है, तो जो भी हमारी पंचायत के सदस्य वो सारे इसके सदस्य वगैरह हो जाते हैं। और मेनली इसकी सभाएं कब होती है? तो साल भर में कुछ 4 बार हो जाती है, क्योंकि 3 महीने में एक बार हो जाती है। तो कुछ अपने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर वगैरह, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1 मई यहाँ इसी समय होती है। तो क्या है ये? तो ग्राम सभा जो होती है हर गाँव, हर पंचायत में एक ग्राम सभा होती है, हर पंचायत में होती है। लोकतांत्रिक, दूसरा महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक प्रजामंडल का बेहतर उदाहरण, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसका जो क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र एक राजस्व गांव होता है, एक राजस्व गांव इसका एरिया होता है, क्षेत्र होता है। देन कुछ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर,
इस दिन इसकी सभाएं बिठाई जाती है। और हो सके तो कभी कभी कुछ अगर लगे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सभाओं की, तो कुछ एक दो सभा और आयोजित करी जा सकती है। मतलब इतना तो फ्लेक्सिबल है, इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी है इस ग्राम सभा की इस अधिनियम में। ठीक है, तो ये हल्की हल्की जानकारी होती है इसमें, बस ग्राम सभा वाले इतना ही बताया जाता है। देन थोड़ा सा अपने अब देख लेते हैं इनके कामों के बारे में, और देन इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, यानी इनको आय की प्राप्ति कहाँ से होती है ना। तो अब इनके बारे में अपन थोड़ी सी नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमने अब तक क्या देखा। तो पंचायतों के बारे में देखते हैं, समिति के बारे में, परिषद के बारे में, ग्राम सभा के बारे में देखते हैं कि इनके सदस्य कौन कौन होते हैं। पंचायत है, सरपंच है, उप सरपंच वगैरह है, बाकी जो भी निर्वाचित व्यक्ति वगैरह फर्स्ट लेवल की संस्था है। और थोड़ा सा इसके सदस्य कौन है, तो इसके जो भी निर्वाचित सदस्य वो हो जाते हैं, इसके जो सरपंच है वो इसके प्रतिनिधि सदस्य हो जाते हैं। और ये दूसरे नंबर की संस्था है। थोड़ी जानकारी इनके नीचे काम करने के लिए सरकार किसको लगाती है, इनके नीचे काम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अपन ये भी तो देखते हैं, इनके नीचे ग्राम विकास अधिकारी लगते हैं, इनके नीचे खंड विकास अधिकारी लगते हैं काम करने के लिए, दूसरे दोनों को जोड़ने वाली संस्था है। ठीक है, बाकी कुछ जानकारी है जो अपन ऐसे ही जानते हैं, जैसे कि 5 साल होता है, जैसे कि 24 साल 25 साल की उम्र हो, कुछ 24 साल उम्र इनकी होनी चाहिए समितियों के निर्वाचित सदस्य की। और देन कुछ राजस्व विभाग के द्वारा, कुछ राजस्व आयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा ये करवाए जाते हैं, चुनाव वगैरह करवाए जाते हैं। और कुछ ये इस तरीके की जानकारी जो अपन जानते हैं, जैसे इसकी पंचायत की बैठक कब होती है, तो कुछ 2 महीने में एक बार, महीने में 2 बार हो जाती है बैठक। तो ये जो सामान्य से जानकारी है ना, जो लगभग सभी में अप्लाई होती है, वो अपन नहीं देख रहे हैं। बाकी जो मेन जो डिफरेंट जानकारी है ना, उसके बारे में उन्होंने रिटर्न कराया, बाकी मैंने ओरली आपको बताया। ठीक है, और इस तरीके से अपन इन दोनों में तीसरे यहाँ सदस्य देख लो। ठीक है, इन दोनों के सदस्य तो देख चुके थे अपन अच्छे से। यहाँ सदस्य देख लेते। यहाँ सदस्य कौन थे, देखो जो जिले की जो भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के जो सदस्य है, वो इसके सदस्य होते हैं बेसिकली। इसके साथ जो भी प्रधान वगैरह है, यहाँ पदेन सदस्य बन जाते हैं। इसके साथ यहाँ के जो वार्डों के जो प्रतिनिधि है, वो भी यहाँ के सदस्य होते हैं। ये इस तरीके से देखते हैं। यहाँ काम करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ काम करने के लिए लगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री कार्य करने के लिए। इसके साथ ही शीर्ष लेवल की संस्था है। तो इस तरीके से इसके जो भी व्यक्ति इन तीनों में है वो, और किस लेवल की संस्था है वो, और बाकी जो जानकारी वो तो अपन थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, और बेसिकली ध्यान होगी भी। तो इस तरीके से अपन हल्की हल्की जानकारी लेते हैं। तो हल्की हल्की जानकारी हमने इस बार ली। और ग्राम सभा के बारे में तो अच्छे जानते ही है। ग्राम सभा जो बेसिकली एक राजस्व गांव के अंतर्गत आने वाली होती है। राजस्व गांव इसका एरिया होता है, इसका इलाका होता है, और हर एक पंचायत में एक ग्राम सभा होती ही होती है। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसकी सभाएं कब को होती है, बस इतनी ही जानकारी देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन फटाफट से देख लेते हैं इनके कार्य क्या होते हैं बेसिकली। तो देखो, पंचायत के कार्य किस किस के देखने वाले हैं, वही अपन कार्य देखने वाले हैं ना। तो कार्य वाली हेडिंग में अपन सबके देखने वाले हैं। पंचायत है, और समिति वगैरह हो जाती है, और थोड़ा सा जिला परिषद, और फिर देखेंगे अपन आय की प्राप्ति कहाँ होती है, देन थोड़ा सा उसके बारे में, है ना। तो पंचायत समिति के बारे में क्या देखते हैं। देखो, बेसिकली पंचायत समिति में पंचायत के कार्य क्या होते हैं, बेसिक कार्य होते हैं, जैसे कि पानी की, बिजली की, और कुछ अपने सड़कों की सुविधा, पानी है, बिजली वगैरह हो जाता है। हाँ, सड़कों का रखरखाव वगैरह करवाना, इस तरीके मनरेगा का, और कुछ टेक्निकल चीजें होती है, मनरेगा चलाना, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली वगैरह। इसके साथ जो अपने मानव और कुछ पशु पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनाना, है ना। और अगर कोई आपदा वगैरह आ गई तो कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना, और जो कोई भौगोलिक संसाधन यहाँ पंचायत में, यहाँ अपने मौजूद है गाँव में, तो उसको थोड़ा रखरखाव करना, चारागाह वगैरह हो गया, वन वगैरह हो गया, इनका ध्यान वगैरह रखना। तो क्या होता है पंचायतों में बेसिक देखो, अपने स्वास्थ्य किसका ध्यान रखना, रोशनी वगैरह का, रोशनी हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सड़कों का रखरखाव, सड़कों का ध्यान रखना। उसके बाद अपने कुछ अपने स्वच्छता का ध्यान वगैरह रखना, इस तरीके के काम इसके होते बेसिकली। और थोड़ा सा अपने अदर है, यहाँ के जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधनों का रखरखाव करना। इसके साथ भौतिक संसाधनों को थोड़ा डिस्क्राइब करा है, चारागाह वगैरह हो जाता है। इसके साथ कुछ वनों का ध्यान वगैरह रखना। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल एक और बात होती है, आपदा के समय कलेक्टर के साथ सामंजस्य, वो अपने जिलाधिकारी के साथ सामंजस्य। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कुछ अदर जानकारी, जैसे कि बेसिक जानकारी, थोड़ा टेक्निकल, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाता है। देन 2 हो जाते हैं, एक तो अपने मानव प्लस पशु स्वास्थ्य पोषण
कार्यक्रम चलाना, और लास्ट में जन्म मृत्यु पंजीकरण। जन्म मृत्यु पंजीकरण, तो ये बेसिक बेसिक कार्य होते हैं, ये तो अपन जानते हैं। समिति क्या करती है? समिति कुछ कार्य अपने लिए भी करती है, कुछ कार्य पंचायत के लिए भी करती है, और थोड़ा सा ये परिषद के लिए भी थोड़ा सा काम करती है। मतलब कि इन तीनों के सदस्यों में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम समिति करती है। पंचायतों के लिए क्या करती है? पंचायतों के जो सरपंच वगैरह होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है, और वहाँ कुछ जिला पंचायतों के मुख्यालय पर बोर्ड वगैरह लगाना, कितने खर्चे हुए अब तक जो भी हमने योजना चलाई वो करती है। समिति अपने खुद के लिए क्या करती है? पशु मेलों का आयोजन वगैरह करती है अपने खुद के लिए, और जो भी हमने इन्होंने योजना बनाई उसके अनुपालना के लिए एक रजिस्टर जारी करती है। और ये साथ ही साथ पंचायत, हाँ, और पंचायत के लिए एक काम और करती है, जो पंचायत की योजना होती है ना उसको देखने का काम करती है, उसको निरीक्षण वगैरह, उसके निरीक्षण वगैरह काम करती है। जो नए नए सरपंच नियुक्त है उनको प्रशिक्षित करने का काम करती है, उनको प्रशिक्षण देने का काम करती है। और ये बाकी इन तीनों के सदस्यों में, इसके लिए देखें तो ये तीनों के सदस्यों में सामंजस्य बिठाने का काम भी करती है। तो देखो ये पंचायतों के लिए क्या करती है? पंचायतों के लिए करती है कुछ बोर्ड की स्थापना करती है, बोर्ड स्थापित करती है। कहाँ पर? जिला पंचायत मुख्यालय पर। देन एक और काम करती है पंचायत के लिए कि कुछ है ना, इनकी जो समितियां होती है ना, बैठकें होती है, बैठक का पर्यवेक्षण करती है, और उनको सरपंच को सरपंच और उप सरपंच होते हैं ना उनको प्रशिक्षण देने का काम भी करती है। उसके बाद खुद के लिए मेले वगैरह आयोजित करती है, प्लस एक थोड़ा सा काम और करती है, मेले वगैरह का आयोजन करेगी। और अनुपालना के लिए रजिस्टर अनुपालन, जो भी योजना बनाई उसके अनुपालन के लिए रजिस्टर जारी करती है, उसको मेंटेन करती रहती है। देन तीनों के सदस्यों में कोऑर्डिनेशन, सदस्यों में सामंजस्य, सदस्यों में समन्वय बिठाने का काम करती है। उसके बाद अपने परिषद में क्या काम करती है? परिषद के लिए क्या करती है? बेसिकली जो परिषद होती है ना वो भी देखो तीनों के लिए काम करती है, पंचायतों के लिए करती है, समिति के लिए करती है, और खुद के लिए करती है। और ग्राम सभा, यहाँ है ना साधारण सभा की बैठक, एक और काम होता है साधारण सभा बैठक। परिषद क्या काम करती है? बेसिकली देखो जो परिषद होती है ना, तो फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो परिषद क्या काम करती है? परिषद कुछ बेसिक से काम करती है। देखो ये भी पंचायत के लिए काम करती है, पंचायत के लोगों के लिए काम करती है, पंचायत के लोगों की शिक्षा के लिए काम करती है, और वहाँ के लोगों की शिकायतों को दूर करती है, और साथ ही साथ उनकी शिकायतों को दूर करेगी, उनकी आवास की सुविधा वगैरह उपलब्ध करवाएगी उनको, और स्वच्छता का ध्यान रखेगी। तो गाँव में क्या क्या ध्यान रखती है? देखो ग्रामीण इलाकों की स्वच्छता वगैरह, आवास वगैरह है, तो ग्रामीण स्वच्छता है। उसके बाद अपने आवास हो जाता है गांव के लिए। उसके बाद ग्रामीण व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करना, और गांव के लोगों की शिकायतों को दूर करना, और उसके बाद अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो ये बेसिक से परिषद के द्वारा पंचायतों के लिए किए जाने वाला काम। समिति के लिए क्या काम करती है? समितियों को निधि अंतरण करती है, यानी धन मुहैया कराती है, निधि अंतरण, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साधारण सभा की बैठक, कुछ ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा के लिए क्या करती है? ग्राम सभा की बैठक की देखरेख करती है, ग्राम सभा बैठक का पर्यवेक्षण आयोजित कराती है, उनका परीक्षण वगैरह करती है बैठक। ग्राम सभा की बैठकों का काम भी परिषद का होता है। देन थोड़ा सा अपन देख लेते हैं परिषद खुद के लिए क्या करती है। तो ये क्या करती है? एक जिले के लिए योजना बनाती है, जिला योजना। जिले के लिए एक अंतिम योजना बनाती है कि जिले का विकास कैसे कैसे करना है। ये बेसिकली इनके काम होते हैं। अब इनको धन की प्राप्ति कहाँ से होती है, इनको आय की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये देख लेते हैं। यही देख लेते हैं अपन। ये जो मेन मनरेगा वगैरह था, देखो मनरेगा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, और एक अपने मानव और पशु, वो अपने मानव और पशु कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम चलाना, मानव और पशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम चलाना, और जन्म मृत्यु पंजीकरण। थोड़ा सा मैंने बस हिंट लिखा है, और बाकी तुमने यहाँ लिख ही दिया था। अब देख लेते हैं इसके इनको धन की प्राप्ति कहाँ से होती है, या फिर इनको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पढ़ ही लिया है ना। तो यहाँ ग्राम सभा बैठके वगैरह, और फिर योजना। तो इनको धन की प्राप्ति कहाँ से होती है? देखो पंचायत को कहाँ से पैसे मिलते हैं? बेसिकली ना कुछ टैक्स होते हैं, जैसे कि भवन कर है, वाहन है, और क्रय विक्रय कर है, क्रय विक्रय कर, ठीक है। भवन करे, वाहन करे, क्रय विक्रय करे, इनसे आय की प्राप्ति हो जाती है। देन समितियों को किससे आय की प्राप्ति होती है? परिषद को कौन कौन से कर मिलते हैं? तो इनको व्यापारी कर, उद्योग करे, व्यापारी कर हो जाते हैं, उद्योग कर हो जाते हैं, और एक बस इसी तरह के कर होते हैं, व्यापारी उद्योग, बस इस तरीके के कुछ कर होते हैं। स्थानीय कर भी होते हैं कुछ,
स्थानीय कर, ये तो हो जाते हैं कर। और इनको कहाँ से मिलती है? परिषद को, पंचायत को देख लिया, और फिर उन्होंने यहाँ देख लिया परिषदों को आय कहाँ से मिलती है। देखो परिषदों को एक राजस्व, ये राजस्व का एक हिस्सा इनके आय का बहुत बड़ा स्रोत बना देता है। राजस्व मेन है, कर तो एक इनका राजस्व ही है, बाकी ये समितियों से वसूली भी करती है, समितियों से वसूली भी करती है, जो थोड़ा यूनिक है ना उनके बारे, समितियों से वसूली करती है, ये इनका आय का स्रोत हो जाता है। और थोड़ा सा अपन इनके आय का स्रोत, बाकी मेनली तो यही होता है कि समितियों से वसूली करती है, राजस्व की प्राप्ति वगैरह इनको होती है। देन बाकी तो अनुदान वगैरह बाकी अपन जानते हैं, सरकार में कोई पैसे में। इनमें देखो थोड़ा सा कॉमन क्या है, इनको हाट से, मेले से, और जैसे कि हाट वगैरह हो जाते हैं, मेले वगैरह, मेलों में, हाट में सरकार और समुदाय को अनुदान वगैरह दे देता है, उससे भी हो जाता है। और कुछ शुल्क वगैरह लगाते, शुल्क वगैरह लगाते हैं कुछ दंड के रूप में, तो उनसे भी इनको आय प्राप्ति हो जाती है। सेम इनको भी जो एरिया यहाँ देखिए वो वही यहाँ पे भी देखते हैं अपन, है ना। और यहाँ तो देखो सरकार कभी कभी कुछ योजना चलाने के लिए पैसे वगैरह देती है, तो उससे भी इनको आय की प्राप्ति वगैरह हो जाती है ना। इस तरीके से कुछ योजना चलाने के लिए जो धन की प्राप्ति होती है वो भी इनको मिलती है। और बाकी पर मेले त्योहार वगैरह, मेले और हाट वगैरह हो जाते हैं। और कुछ सरकारी या फिर गैर सरकारी यानी आम समुदाय के अनुदान वगैरह हो जाते हैं। और साथ ही कुछ यहाँ पे भी अपने शुल्क वगैरह कुछ लगाए हैं तो ये हो जाते हैं। और अपने राज्य समिति में ये कुछ समुदाय और सरकार के अनुदान वगैरह हो जाते हैं यहाँ पर भी। और कुछ अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा है वैसे इनके आय का, और समितियों से धन वसूली करना। और बाकी तो अपन जानते हैं कि सरकार समुदाय के लोगों के द्वारा कभी अनुदान वगैरह दे दी जाती है। बाकी सारी बहुत कॉमन जानकारी, ये थोड़ी सी स्पेशल जानकारी थी कि इनको टैक्स कौन कौन से वहन कर, वाहन कर, व्यापारी कर, उद्योग कर, स्थानीय कर गया। और राजस्व रेवेन्यू इनका बहुत बड़ा आय का स्रोत है। बाकी समितियों से धन वसूली भी करते हैं, बाकी तो वही अपने कॉमन फैक्टर। और थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इनको धन की प्राप्ति यहाँ से हो जाती है। इनके काम अगर देख लिये, थोड़ा सा एक्ट आता है, मैंने कहा था कुछ अपने ग्राम न्यायालय एक्ट करके आता है, जो ग्राम न्यायालय एक्ट, ग्राम, देखो वो तो थोड़ा ऐसे ध्यान रखो, इनके काम हो जाते हैं। और ये इनको धन की प्राप्ति कहाँ से होती है? ग्राम न्यायालय एक्ट आता है, जो है ना जल्दी से जल्दी आपको न्याय दिला पाए, पंचायती स्तर पर जल्दी से जल्दी न्याय दिला पाए, इस तरीके का एक्ट था, 2008 में आया था। बस्सी जयपुर में सबसे पहले इस तरीके की न्यायालय की स्थापना हुई थी, है ना। तो एक फैक्ट है, तो आपको बस ऐसे ही ध्यान रखना है। बाकी हमने जो मेन जानकारी थी वो तो ले ली है। तो पंचायतों के बारे में देखो तो हमने सब पढ़ ली, ठीक है। और ये पंचायतों के काम पता है किसने जीवन, ये जो पंचायतों के हमने काम बताया ना, इतने सारे काम गिरा ना पंचायती राज व्यवस्था के, ये कुछ 73वां अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कुछ 11वीं अनुसूची थी ना, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के 3 ढांचे बताए गए, 3 स्तरीय ढांचा बताया गया। जानते हैं अपन, पंचायत हो जाती, समिति हो जाती, जिला परिषद हो जाती है, 3 स्तरीय ढांचा और उसके कार्यों का, और 29 कार्यों का जिक्र करा गया था अपने कुछ 11वीं अनुसूची, जो अमेंडमेंट 73 के दरमियान आई थी, है ना। तो इस तरीके से ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना उसके अनुसार ही पढ़ रहे हैं। और अब अपन देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट अपन हल्की सी जानकारी लेते हैं एक अपने नगरीय प्रशासन के बारे में। नगरीय प्रशासन के बारे में देखो, नगरीय प्रशासन के बारे में क्या देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं कि एक नगर निगम परिषद और पालिका 15,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से लिख लेते हैं अपन कुछ, 15,000 से 1 लाख तक होता है, 1 लाख से 5 लाख तक होता है, 5 लाख से अपने कुछ ऊपर 5 लाख प्लस, यहाँ 1 करोड़ आय होनी चाहिए। ये है अपनी जनसंख्या, 1 करोड़ आय होनी चाहिए, तब जाके आपकी नगर निगम बनेगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन होता है, महापौर, यहाँ पर सभापति, यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष, ये इनके अध्यक्ष होते हैं। इन अध्यक्ष को कौन चुनता है, पार्षद। इन अध्यक्ष को कौन चुनता है, बेसिकली इन अध्यक्ष को ना पार्षदों के द्वारा चुना जाता है। ये अध्यक्ष जो है ना पार्षद को है। एक शहर को वार्ड में बांटते हैं, वार्ड में जो एक प्रतिनिधि चुना जाता है उसको अपन पार्षद कहते हैं। वो वार्ड अलग था, वो वार्ड पंचायतों का समूह था। ये वार्ड शहरों को जो अलग अलग कैटेगरी में बांटा है ना, वो वाले वार्ड है। एक वार्ड वो होता है जो पंचायतों का समूह था, एक वार्ड जो बेसिकली शहर को छोटे छोटे वार्ड में बांटते हैं। तो वहां का जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो पार्षद कहलाता है, वो इनको चुनता है, बस इतना है। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट 74 हुआ है, जो है ना इसके बताता है कि आप 1/3 जो सीटें वो महिलाओं को दोगे, और बाकी जो ST/SC के लोग हैं, बाकी जो अदर कम्युनिटी है, उनको आप कैसे दोगे, उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दोगे। इसके काम क्या होते हैं बेसिकली, देखो इस वजह से बता रही हूँ, बहुत ईजी बोलेंगे। तो इनके काम क्या होते हैं, देखो अनिवार्य काम होते हैं, कुछ दमकल वगैरह, बिजली वगैरह, और कुछ जन्म से पंजीकरण वगैरह करना है ना, और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता करवाना। तो ये इनके बेसिक अनिवार्य काम है। कुछ कंपलसरी काम होते हैं, मेले वगैरह, हाटों का आयोजन करना, स्टेडियम वगैरह खोलना, वृक्षारोपण वगैरह करना, आवारा पशु का निस्तारण वगैरह करना, और कुछ इस तरह के काम होते हैं, ये इनके कंपलसरी काम होते हैं। और
वास्तु की स्थापना कराना है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसको आय की प्राप्ति कहाँ से होती है। राज्य सरकार दे देती है इनको, केंद्र सरकार देती है, ये भी बहुत बार टैक्स वगैरह लगा देते हैं अपने जहां पे भी स्थापित होती है वहां टैक्स वगैरह लगाते हैं और कर वगैरह भी लेते हैं उनसे, वसूलियां मतलब कर वगैरह लेते हैं उनसे। तो इस तरीके से इनको आय की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बेसिक बेसिक देखो मैंने क्या बताया 74 अमेंडमेंट, इनके कंपलसरी काम, इनके जो कंपलसरी कर नहीं करते आय कहाँ से मिलती है, राज्य सरकार व केंद्र सरकार और करों से मिलती है इनको। और जो कंपलसरी काम है वो दमकल है, तो एक पेयजल है, एक जन्म मृत्यु पंजीकरण वगैरह कराना और कुछ अपने एक बिजली रोशनी, इस तरीके के जो काम है ना ये बेसिक से काम होते हैं इनके। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी देखिए बेसिक। तो ये नगरीय प्रशासन के बारे में बस इतना ही, ये मैंने ज्यादा कुछ नहीं, दमकल ये कुछ और 2-3 बातें थी और थोड़ा सा ये देख लिया अपने, है ना। तो इस तरीके से नगरीय प्रशासन के बारे में अब अपन आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बेसिकली अपन सेकंड चैप्टर जो कि अपना किससे जुड़ा हो, मुश्किल से 10 मिनट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कोई जानकारी नहीं है तो उसी अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। दुर्गों के बारे में देखते हैं, मंदिरों के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा मैं बताती जाऊंगी दुर्गों कौन से मंदिर कौन से हैं। इसके बाद दुर्ग देख लेंगे, मंदिर देख लेंगे, थोड़ा सा मूर्तिकला देख लेंगे मंदिर के साथ ही चुकी, और क्षत्रिय वगैरह देख लेंगे और क्षत्रियों के साथ अपन कुछ एक तो क्षत्रिय वगैरह देखेंगे और एक हवेलियां वगैरह देखेंगे, क्षत्रिय वगैरह देखेंगे, चित्रकला वगैरह देख लेंगे और इसके साथ अपन चित्रकला बेसिकली, इसके बाद अपन लोक कला के बारे में देखेंगे, लोक कला चित्रकला और संगीत कला के बारे में। देखो बेसिकली ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा जानकारी है नहीं है। देखो दुर्गों के बारे में क्या देखते हैं फटाफट से मैं बता देती हूँ। दुर्ग वगैरह हो जाते और फिर अपने कुछ यही बता देंगे दुर्ग वगैरह, तो अपन दो जो बोल रहे हैं ना साथ में पढ़ लेते हैं। दुर्ग है उसका थोड़ा सा मंदिर वगैरह हो जाता है और मूर्तिकला देखते हैं। तो दुर्ग में क्या देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग, बूंदी के दुर्ग के बारे में और भरतपुर के दुर्ग के बारे में, रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, जालौर में 2-3 जानकारी क्या 1354 बरसिंह, छत्रविलास हो जाता है। उसके बाद एक अनिरुद्ध महल और एक अनिरुद्ध है, एक बादल महल है और छत्र है और छत्रविलास और बादल और यंत्र राज, ये 4 इसमें महल वगैरह पाए जाते हैं। बूंदी दुर्ग जो कि किस कैटेगरी में आता है, ये अपने ना गिरिदुर्ग की कैटेगरी में आता है। गिरिदुर्ग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गिरिदुर्ग। बस उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं अपन भरतपुर, सूरजमल बनवाता है इसको, ये अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है, अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है। देन एक और दुर्ग के नाम से जाना जाता है मिट्टी का दुर्ग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं रणथंभौर और भरतपुर दुर्ग। ये दुर्ग भी कौन सी कैटेगरी में आता है, ये परकोटा वाला, ये भी परकोटे के दुर्ग में भी आता है। तो एक तो गिरिदुर्ग और परकोटा बना हुआ है तो कौन सा पारिक क्या पालित, क्योंकि परिधि बनी होती है ना। तो देखो भरतपुर दुर्ग मिट्टी की दीवार है तो ये अपने कौन से कैटेगरी में, देखो ये अपने पारित दुर्ग कैटेगरी में आता है। इस तरीके से कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 कुछ 1 2 और देन अपन ये 3 यहाँ फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, और कैटेगरी कौन सी पारित थर्ड। और रणथंभौर के दुर्ग में क्या देखेंगे, देखो रणथंभौर के दुर्ग में कुछ चीजें पाई जाती है। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये भी अपना ना गिरिदुर्ग की कैटेगरी में आता है, गिरिदुर्ग। देन 32 खंभों की छतरी और हमीर महल और त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर प्लस अपने नौलखा दरवाजा है ना। और ये ना रणथंभौर किसमें बना है, ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान उसके आसपास बना हुआ रणथंभौर राष्ट्रीय अभियान, उसके पास में बने होने की वजह से इस पर ज्यादा ध्यान जाने लगा है आजकल सैलानियों का। तो रणथंभौर है, भरतपुर है और उसका ये है और जालोर है। देखो जालोर सोनगरा चौहानों के द्वारा बनाया गया था, सोनगरा चौहानों को लेकर के बनाया गया था। इन्होंने बनवाया था और कहाँ है, कुछ सोनगिरी पहाड़ी पर ये इन्होंने बनवाया, सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने बनाया सोनगिरी की पहाड़ी पर, फटाफट से देखते हैं। इन्होंने बनाया सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ। देन थोड़ा सा बता दीजिए कि 10वीं शताब्दी में धारावर्ष प्लस मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। देन ये बस इतनी जानकारी। और यहाँ पे स्थापत्य की दृष्टि से क्या पाया जाता है, 4 दरवाजे हैं और कुछ यहाँ पे ना एक दरगाह वगैरह भी पाई जाती है ना। तो ये अपने जालोर के दुर्ग के बारे में देख लिया। तो ये हमने हल्की जानकारी क्या क्या चीजें पाई जाती है और थोड़ा सा अपन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे नौलखा
अब हल्की सी जानकारी देते हैं जालोर, उसके बाद चित्तौड़ और कुंभलगढ़ आ जाएगा। देखो चित्तौड़ में कुछ नहीं बताते, पहला तो 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है, देन थोड़ा सा 7वीं शताब्दी, देन बताते हैं कि एक तो चालुक्य आ जाते हैं और एक प्रतिहार वगैरह, मतलब इन राजाओं ने इसका विकास करवाया था। प्रतिहार है, परमार है, और चालुक्य है, प्रतिहार है, परमार है और सिसोदिया। परमार, चालुक्य, प्रतिहार है, परमार है और उसका सिसोदिया, ये इन राजाओं के संरक्षण बनाया, उन्होंने इसको विकसित वगैरह करवाया है। थोड़ा सा फैक्ट देखिए तो 47 × 10 मीटर और 122 मीटर इसकी 122 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और भारतीय मूर्तिकला के विश्वकोश मूर्तिकला के विश्वकोश के नाम से इसको जाना जाता है। हल्की हल्की सी इंफॉर्मेशन देते हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। और ये मत्स्याकार पहाड़ी पे बना है, मत्स्याकार पहाड़ी पे बना, उसके बाद अपन कुंभलगढ़ दुर्ग और एक आमेर का दुर्ग और बच जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग में अपन क्या देखते हैं, हल्के जानकारी देते हैं। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये अपने एक गिरी दुर्ग नहीं, हाँ गिरिदुर्ग कैटेगरी में, गिरिदुर्ग बेसिकली इसका निर्माण 1458 में कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभा है ना, कुंभा ने मंडल से करवाया था। और थोड़ा सा बता दें, इसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो कुंभनेर के नाम से भी जाना जाता है, कुंभनेर के नाम से भी जाना जाता है। देन इसमें स्थापत्य की दृष्टि से एक तो झालीबाव बावड़ी वगैरह पाई जाती है, मामा बालेश्वर का कुंड वगैरह पाया जाता है, महादेव मंदिर है प्लस जैन मंदिर है। उसके बाद एक और मंदिर आता है इसमें, और नहीं छतरी आती है, तो एक छतरी आ जाती है अपने उड़ना राजकुमार, जो अपने राय सिंह के बेटे ना पृथ्वी सिंह, उनकी है वो उड़ना राजकुमार की छतरी वगैरह आ जाती है। कुंड आ जाता है, मामा बालेश्वर कुंड आ जाता है, मामा बालेश्वर कुंड आ जाता है। इसके साथ ही एक मामा बालेश्वर कुंड हो जाता है, उसके साथ एक झालीबाव बावड़ी, तो झालीबाव बावड़ी वगैरह हो जाती है। और इस तरीके से चीजें पाई जाती है यहाँ पे स्थापत्य की दृष्टि से। और इसका निर्माण करवाया गया 59 है, कुंभनेर है और बाकी सब स्थापत्य की चीजें पाई जाती है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग में और क्या पाया जाता है, कुछ 9 दरवाजे, कुछ है ना, कुछ दरवाजे ऐसा कुछ बताया जाता है यहाँ कि कुछ 9 दरवाजे, हाँ यही है, कुछ 9 दरवाजे भी हैं यहाँ पर। बस इस तरीके 9 लाख का दरवाजा वहाँ है और 9 दरवाजे पाए जाते हैं इसमें, है ना। तो इस तरीके से अपने हल्के हल्के जानकारी थे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। देखो क्या देखा आपने, बुद्धि का दुर्ग 1354 वर्ष, छत्र सिंह, अनिरुद्ध, बादल, यंत्र और ये दुर्ग की कैटेगरी में जाता है। और पारी दुर्ग, और फिर अपन सूरजमल जाट ने बनाया, सूरजमल भाटी राजा सूरजमल जाट ने भरतपुर का दुर्ग बनाया, अवैध बेटे का दुर्ग पारी वगैरह बनी, रणथंभौर में अपने गिरदुर्ग आ जाता है 32। और इस तरीके अपनी बेसिक जानकारी होती है वो मैंने लिखी दी एक बार, जालोर दुर्ग। और फिर अपन धारावर से मूंज वगैरह आ जाता है और हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन आ जाती है अपने, जैसे 4 दरवाजे हैं और एक दरगाह वगैरह भी है। चित्तौड़ दुर्ग में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुंभलगढ़ दुर्ग में बेसिक इन्फॉर्मेशन, भारतीय मूर्तिकला के विश्वकोश, ये लंबाई चौड़ाई है और एक कुंभनेर वगैरह आ जाता है, इसको कुंभनेर के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य दृष्टि से ये 4 चीजें बनी हुई यहाँ पर और निर्माण इसने कराया था, है ना। तो इस तरीके से अपन हल्की हल्की जानकारी मंदिरों के बारे में और इसके बारे में देख चुके हैं। अब इसके बारे में देखना आप लोग को थोड़ा सा मूर्तिकला के बारे में बता देते। मूर्तियों को कुछ नहीं बताते, खाली इतना बताते हैं सूर्य मूर्ति और जैन की मूर्तियां कहाँ पाई जाती है। मैं बता दूं आपको, सूर्य मूर्तियां और जैन मूर्तियां, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सूर्य मूर्तियां कहाँ का है राजस्थान में, कौन कौन सी सूर्य, तो बस 5 मिनट लेंगे अपन, सूर्य मूर्ति और जैन मूर्ति। देखो कहाँ कहाँ है बेसिकली, तो सूर्य मूर्तियां देखो अपने एक तो आ जाता है अपने चित्तौड़ है, एक चित्तौड़ के बाद अपने जोधपुर वगैरह आ जाता है और एक झालावाड़ वगैरह आ जाता है। थोड़ा सा अपने इस तरह से देखो तो सिरोही आ जाता है, इधर देखो तो सिरोही प्लस झालावाड़ वगैरह। और ये सेम ऐसा ही है, बस आपको क्या करना है, ये जो झालावाड़ लिखा है ना यहाँ आपको उदयपुर कर देना है, बस उदयपुर। इसके अलावा सिरोही और पाली में भी, मतलब कि सिरोही है अपना, सिरोही और पाली में भी पर्टिकुलरली किसी स्थान विशेष पे, ये सिरोही के अपने आबू दिलवाड़ा है, लक्ष्मण कुछ अपने लक्ष्मणगढ़ वगैरह, पाली के अपने रंगपुर वगैरह, उदयपुर के आहड़ वगैरह में है ना, और मीरपुर वगैरह में है ना। एक नाम अलग से ध्यान रखना मीरपुर वगैरह, बाकी ध्यान रखना। बाकी ये भी पर्टिकुलर इलाके कौन कौन से, जैसे जोधपुर का उसे वगैरह जाता है, झारखंड पाटन वगैरह चित्तौड़, और सिरोही का अपने वर्माण वगैरह बता दिया। तो ये सूर्य मूर्ति जैन मूर्ति यहाँ पाई जाती है, इन जिलों में पाई जाती है और स्थानों के नाम मैंने आपको बता दिए। फास्ट इस करने के बहुत ज्यादा समय लिया तो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं एक छतरियों के बारे में। ये मूर्तियां थी, देखो मंदिरों के साथ ही मैंने मूर्तियां बता दी। अब थोड़ा सा है ना छतरियों के बारे में, और छतरियों के साथ अपन थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं उनको, हवेली के बारे में। देखो हवेलियों के लिए कौन कौन से हवेलियां निकलते हैं अपन, 3rd हवेलियां और देन अपन 4th छतरिया। देखो छतरियों के बारे में तो वैसे देखना नहीं है कुछ, लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा बता दी। हवेलियां क्या देखते हैं अपन, हवेलियां कहाँ पाई जाती है राजस्थान में,
बेसिकली हवेली हवेली जो परंपरा है ना, यानी अपने जो शेखावटी की जो हवेली है ना, शेखावटी, इस पर किसका, जयपुर चित्रशैली का प्रभाव देखा जाता है। जयपुर चित्रशैली का प्रभाव देखा जाता है। हवेलियां कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में हवेलियां हैं, फलोदी में हवेलियां, ये मारवाड़ का इलाका। इधर देखो तो अपने अलवर भरतपुर में हवेलियां हैं, अलवर भरतपुर में हवेलियां हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा सा अपने एक और इलाका आ जाएगा उदयपुर का, उदयपुर में, तो यहाँ ये अपने हवेलियां पाई जाती है इम्पोर्टेंट। और एक और नवलगढ़ है, नवलगढ़ है, रामगढ़ है, और मंडावा है, और बिसाऊ है, और मुकुटगढ़। नवलगढ़ है, देखो रामगढ़ आ जाता है, लक्ष्मणगढ़ आ जाता है। राम और लक्ष्मण ने नया मुकुट मुकुंदगढ़ पहना किसमें, शादी में, मांडे में। तो रामगढ़ है, नवलगढ़ है, मंडावा है, और राम लक्ष्मण नवल मुकुट और मंडावा इनमें पाई जाती है ना। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, क्षत्रियों में तो कुछ नहीं आता, क्षत्रियों को देवल के नाम से भी जाना जाता है। और जैसलमेर अपने किसकी, रामगढ़, जैसलमेर जयपुर में किसकी छतरी है, रामगढ़ का मतलब गेटों की छतरी आ जाती है। जोधपुर में किसकी है, जोधपुर में अपने जसवंत थाड़ा आ जाता है। और जैसलमेर अपने पाली ब्राह्मणों की है। उदयपुर में आयन की छतरी वगैरह है अपने। बस इतनी हल्की हल्की छतरियां, ठीक है। तो अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी। और अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ चित्रकला के बारे में थोड़ी सी जानकारी है ना, और बस इतनी सी जानकारी ये अपने जान लिया। उसके बाद अपने चित्रकला के बारे में देखो, जो चित्रकला है उसके बारे में देख लेते हैं। और संगीत कला तो 5वां। और चित्रकला में क्या देखते हैं अपन, तो चित्रकला में यहाँ देखोगे आप जयपुर, और इधर इस तरफ आ जाएगा अपने जोधपुर हो जाता है, बीकानेर, ठीक है। और थोड़ा सा इस तरफ देखो तो अलवर और भरतपुर, है ना। और दोनों देख लिए। उसके बाद थोड़ा सा अपने जोधपुर बीकानेर के साथ किशनगढ़ भी आ जाएगा, किशनगढ़, अलवर भरतपुर कुछ नहीं आया। और इधर देखो तो कोटा, यानी उदयपुर और कोटा और बूंदी, है ना। तो यहाँ देखा अपन बिल्कुल मायने से जानकारी है। देखो यहाँ कलर कौन सा है, जोधपुर बीकानेर में कुछ अपने है ना हरा कलर हो जाता है, हरे कलर के साथ पीपल का पेड़, हरा कलर पीपल का पेड़ वगैरह हो जाता है। और यहाँ पे मोर और घोड़ा पाया जाता है। यहाँ जोधपुर बीकानेर। किशनगढ़ के बारे में गुलाबी कलर, कुछ अपने सफेद कलर और गुलाबी कलर वगैरह, फटाफट से ना सफेद कलर गुलाबी कलर वगैरह हो जाते हैं किशनगढ़ में। और पेड़ यहाँ पे ना केले के पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ ध्यान रखना। उसका अलवर भरतपुर में अपने हरा कलर, जोधपुर बीकानेर में पीला कलर, रिवर्स हो गया पूरा। तो अपने जोधपुर बीकानेर में कुछ अपने, हाँ तो अपने फटाफट से बता दीजिए। तो जोधपुर बीकानेर में कौन सा कलर होता है, लाल कलर होता है बेसिकली जोधपुर बीकानेर, ध्यान रखना। और लिख देती हूँ मैं, चलो। जोधपुर बीकानेर में अपने लाल कलर हो जाता है, और सॉरी पीला कलर हो जाता है, हाँ पीला कलर हो जाता है। और आम वगैरह पाया जाता है ना और इसमें। और किशनगढ़ में सफेद कलर, और किशनगढ़ में अपने एक सफेद कलर होता है, और देन गुलाबी कलर हो जाता है। भरतपुर में हरा कलर हो जाता है। और पेड़ कौन से हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं अपने उसके पीपल के पेड़, पीपल की क्या अपने, हाँ पीपल के पेड़ हो जाते हैं। और देन अपन यहाँ पे जानवर अपने घोड़ा और मोर पाया जाता है। उदयपुर में अपने लाल कलर हो जाता है, और कुछ अपने चकोर पाया जाता है, हाथी वगैरह पाया जाता है। और नाथद्वारा में गाय वगैरह पाई जाती है। और उदयपुर में अपने लाल कलर हो जाता है, और पेड़ यहाँ पे कलर भी हो जाते हैं। कोटा बूंदी में देखो, कोटा में कलर होता है नीला कलर, और खजूर वगैरह के पेड़ हो जाते हैं। और बूंदी में अपने सुनहरा कलर हो जाता है, सुनहरा कलर। और यहाँ भी अपने जो पेड़ वगैरह हो जाते हैं वो अपने इसके खजूर वगैरह के पेड़ हो जाते हैं। तो बाकी जो जानकारी थी ना कलर के बारे में बताया, बाकी मैं साथ साथ में बोलती रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट अपन लोक संगीत के बारे में चित्रकला देख लिया। लोक संगीत में कुछ नाम नहीं गिवन है, संगीत खाली नाम मात्र का गिवन है। लोक संगीत में ऐसे व्यक्ति जो कि अपने संगीत से जुड़े, ऐसे व्यक्ति जो संगीत से जुड़े कौन है, अपने मीरा है, सजो है, दया है और रामचरण है। नाम देना, मीरा है, सजो है, सजोबाई है, दयाबाई है और रामचरण, ये संगीत से जुड़े, ठीक है। और देखो अपनी चित्रकला, यही बस इतनी सी चित्रकला गिवन है। मैंने आपको बाकी जानकारी बताई दी, कलर के नाम बता दिए मैंने, और कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं वो भी बता दिए मैंने आपको। और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे, देखो जोधपुर बीकानेर में अपना पीला कलर वगैरह हो जाता है, मैंने बता दिया। आम पाया जाता है और जानवर यहाँ गिवन है नहीं। किशनगढ़ में अपना कौन सा कलर बता दिया मैंने। और यहाँ पे अपने केले के पेड़ है, यहाँ हरा कलर है, और कौन से पीपल के पेड़ है, और घोड़ा और मोर है। और यहाँ और लाल कलर है, और चकोर है, और गाय भी है, और हाथी भी है। गाय अपने नाम में, कोटा बूंदी में अपने लाल कलर और सुनहरा बूंदी में, और केले के पेड़ वगैरह है। इस तरीके से हल्की हल्की सी जानकारी गिवन है। और इसके बाद है ना, इस पर अपने बिजोज की जो बीकानेर जोधपुर जयपुर बिजोज के जो इलाके है ना, उस पर बेसिकली इसका चित्रशैली, इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है, मुगल चित्रशैली का प्रभाव देखने को मिल जाता है। उसके बाद थोड़ी सी जो अदर इन्फॉर्मेशन है बता दूं अलग से, है ना। कुछ जिले हैं जैसे कि कुछ कल्याण है, चिरवा है और नागपुर है, इनकी स्थापना पहाड़ी इलाकों में की गई। और थोड़ा सा आपने बताया कि हाँ मोलेला अपने चित्रकला मानी जाती है, मूर्तिकला मानी जाती है, जो कि मिट्टी की मूर्तियां बनाने का काम होता है मोलेला में। और बस इतनी जानकारी होती है इसमें। तो बेसिकली मैंने लास्ट में बहुत ज्यादा फास्ट कराया। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा अपने साथ फास्टली चल पाएंगे। फिर मिलेंगे इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।